नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी दिशा सालियान पर महाराष्ट्र में मचे राजनीतिक घमासान की, बिहार चुनाव से पहले आरजेडी के बड़े दावों की, देखेंगे दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर मचे बवाल को, जानेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस फैसले पर बड़ा विवाद और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे धरने से हटाए जाने के बाद किसानों के बड़े ऐलान की। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके नेताओं ने संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन, नारे लिखी टी-शर्ट पहनकर लोकसभा पहुंचे डीएमके सदस्य, खूब हुआ हंगामा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने विधानसभा परिषद के बाहर किया प्रदर्शन, कहा लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रही नीतीश सरकार, रोज हो रही हत्याएं। किसानों को धरना स्थलों से हटाए जाने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा भाजपा और आप दोनों किसानों के अपराधी हैं। सरपंच की हत्या का मामला, महाराष्ट्र की बीड़ में 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर लगा प्रतिबंध, 2 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा आदेश। अमेरिकी शिक्षा विभाग को खत्म करने की तैयारी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द कर सकते हैं कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब को लेकर जारी विवाद के बीच दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस पूरे मामले में शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का नाम भी जोड़ा जा रहा है, जिस पर राज्य की राजनीति में जबरदस्त सियासी बवाल मच गया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की दिवंगत मैनेजर दिशा सालियान की मौत ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया बवाल मचा दिया है। दरअसल दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत की एएनआई जांच करने की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, मामले में बड़ा दावा करते हुए सतीश सालियान ने याचिका में कहा कि दिशा ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसके साथ गलत कृत्य किया गया। इसी के साथ याचिका में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह भी किया गया है। यानी इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे के नाम को जोड़ा जा रहा है, जिस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लगाया गया कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। ऐसे में एक बार फिर दिशा सालियान केस को लेकर राज्य में सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। भाजपा विधायक नीतीश राणे ने दावा किया कि वो पहले दिन से कह रहे थे कि हत्या है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें आदित्य ठाकरे की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया कि औरंगजेब कब्र का प्रकरण दबाने के लिए दिशा सालियान का प्रकरण बीजेपी ला रही है। संजय राउत ने कहा, शिवसेना यूबीटी आक्रामक तरीके से राज्य के मुद्दे उठा रही है, इसलिए आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में औरंगजेब का मुद्दा सरकार को उल्टा पड़ा, इसलिए अब आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो एक्सीडेंट था, 5 साल बाद याचिका दाखिल की गई, उसके पीछे क्या राजनीति थी। ये लोग औरंगजेब की कब्र को खोदना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब इनके कंधे पर आकर बैठ गया। अभी औरंगजेब से छुटकारा पाने के लिए दिशा का सहारा ले रहे हैं। इस तरह बीजेपी के मंत्री और विपक्ष के नेताओं की इस मुद्दे पर जुबानी जंग तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी का सिलसिला भी बढ़ रहा है। मामले को लेकर समीर वानखेड़े से जांच कराने की मांग भी की जा रही। यादव समीर वानखेड़े 2021 में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स ऑन क्राइम मामले में फंसाने के लिए कथित तौर पर करोड़ों की रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर चुके हैं। उधर कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सतीश सालियान के घर के बाहर पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। बताते चले, 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके की 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की जान चली गई थी, जिस पर खूब बवाल मचा था, जो एक बार फिर नए सिरे से सामने आ गया है। फिलहाल देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में इसको लेकर और आगे क्या नया मोड़ आता है। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। बीते दिन आरजेडी प्रमुख लालू यादव से ईडी की पूछताछ और तेजस्वी यादव की बीजेपी और नीतीश सरकार पर किए तीखे तेवरों ने राजनीतिक पारा हाई कर दिया है और अब पटना में लालू के समर्थन में लगे पोस्टरों ने एनडीए को टेंशन में डाल दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में इन दिनों चुनावी हलचल के बीच ईडी की एंट्री ने जबरदस्त बवाल मचाया हुआ है। हाल ही में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से पटना प्रवर्तन निदेशालय ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में घंटों पूछताछ की, जिस पर विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए। इसके बाद पटना की सड़कों पर लालू यादव के समर्थन में एक के बाद एक कई पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा है कि न झुका हूँ न झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। आरजेडी की तरफ से लगाए गए इन पोस्टरों पर बिहार का सियासी माहौल गर्म हो गया है, वो भी ऐसे वक्त में जब पहले ही बीते दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर एक के बाद एक कई हमले बोले थे। ऐसे में इन पोस्टरों को भी बीजेपी और नीतीश कुमार पर बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही सियासी संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है। पोस्टर में तेजस्वी यादव और लालू यादव की तस्वीरें हैं। पोस्टर में दिखाया गया है कि ईडी, सीबीआई, भक्त आरएसएस और पीएमओ लालू यादव को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही पोस्टरों के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि लालू परिवार को ईडी की पूछताछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव न झुके हैं और न झुकेंगे। दरअसल बिहार की राजनीति में इस वक्त इस मामले को लेकर काफी गहमा गहमी है।
एक तरफ विपक्ष सरकार पर लालू यादव को परेशान करने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वो कानून के अनुसार काम कर रही है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो लालू यादव के खिलाफ चुनाव से पहले बड़ी प्लानिंग के तहत इसे देखा जा रहा है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि लालू यादव की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो सकती है। बहरहाल तेजस्वी यादव के राज्य में आरजेडी की सरकार बनाने के सख्त संदेश और पटना में लालू यादव के पोस्टरों ने बीजेपी और नीतीश कुमार को टेंशन में तो डाल ही दिया है, साथ ही सियासत को भी तेज कर दिया है। बीजेपी नेताओं से लेकर कांग्रेस नेताओं में जुबानी हमले बढ़ गए हैं। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन का मामला राजस्थान, मध्य प्रदेश से होता हुआ दिल्ली तक पहुंच गया है। लेकिन कहानी में मोड़ उस वक्त आया जब दिल्ली में 3 मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई जोरों शोरों से की जाती है और अब दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद ये मामला यहाँ भी गर्मा गया। दरअसल दिल्ली के मयूर विहार में 3 मंदिरों को तोड़ने का नोटिस डीडीए के हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से दिया गया, जिस पर बवाल बच गया। ऐसे में मंदिरों पर बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने बवाल खड़ा कर दिया। वकील ने इस बात का भी हवाला दिया कि दिल्ली के ही जहांगीरपुरी में एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की थी और कार्रवाई को रोक दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जाइए, इसी के साथ याचिका को खारिज भी कर दिया। साथ ही जस्टिस विक्रम नाथ ने दोनों मामलों को अलग अलग बताया और कहा कि इस मामले को हाईकोर्ट में उठाए जाने की गुंजाइश है। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली में मयूर विहार 2 के संजय झील पार्क में बने 3 मंदिरों को डीडीए के हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से नोटिस के आधार पर तोड़े जाने को लेकर है। डीडीए की तरफ से 3 मंदिरों को तोड़े जाने का नोटिस आने के बाद से ही निवासी इस फैसले से गुस्से में आ गए थे और इसके खिलाफ विरोध कर रहे थे। मंदिरों पर कोई एक्शन न हो इसलिए पूरी रात मंदिरों में पूजा भी की जा रही थी। जहां पूरी रात विरोध हुआ, वहीं नोटिस जारी होने के अगले ही सुबह 5 बजे प्रशासन के 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर मंदिरों को गिराने के लिए पहुंच गए। मामले पर विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तुरंत दखल देने की मांग की थी। अर्जी में कहा गया कि डीडीए ने 19 मार्च की रात 9 बजे नोटिस चिपकाकर 20 मार्च की सुबह 4 बजे तोड़फोड़ करने का ऐलान कर दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया और तीनों मंदिर समितियों को हाईकोर्ट जाने की छूट दी, लेकिन मामले पर राजनीति तेज हो गई है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर यादव के मुसलमानों को लेकर दिए बयान पर खूब बवाल मचा था। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा के एक फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना और पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। इतना ही नहीं, अपनी बात को रखते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले के आधार पर कासगंज जिले के 3 आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट से जारी समन आदेश में बदलाव करने के भी आदेश दिए। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का यह फैसला अब चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर इसकी जमकर आलोचना भी हो रही है। दरअसल कासगंज की एक अदालत ने 2 आरोपियों पवन और आकाश को आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत समन जारी किया था। आरोपियों पर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश का आरोप था। घटना 2021 की। आरोपियों ने लड़की को लिफ्ट देने के बहाने रोका और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। राहगीरों के पहुंचने पर आरोपी मौके से भाग गए थे। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों ने निचली अदालत के इस समन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि उनके खिलाफ शिकायत को गंभीरता से लिया जाए, लेकिन उन पर आईपीसी की धारा 376 नहीं लगाई जानी चाहिए। यानी हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 18 को हटाने का आदेश दिया। इसी के साथ जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने अपने फैसले को अपराध की तैयारी और अपराध के वास्तविक प्रयास के बीच अंतर पर दिखाया, जिस पर एक तरफ तो हाईकोर्ट के जज के इस फैसले की जमकर आलोचना की जा रही है, इस पर डिबेट भी की जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ इसे निचली अदालतों में दर्ज मामलों की गंभीरता और आरोपों की कानूनी समीक्षा के दृष्टिकोण को निर्धारित करने में अहम भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा का यह फैसला इस वक्त गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को धरने से हटा दिया गया है। साथ ही किसानों को हिरासत में भी ले लिया गया। पंजाब पुलिस की कार्रवाई उस वक्त हुई जब बुधवार को मोहाली में केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद किसान धरना स्थलों की तरफ वापस लौट रहे थे। ऐसे में पंजाब और मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 13 महीने से धरने पर बैठे किसानों को हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के बनाए गए अस्थायी मंचों और किसानों के रहने के लिए बनाए तंबू को भी हटा दिया है,
जिस पर देश भर में बवाल मच गया है। किसानों में पंजाब की मान और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया है, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब बीते दिन ही किसानों ने चंडीगढ़ के मोहाली में केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बैठक को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन उसके अगले ही पल अचानक किसानों के साथ जो बदसलूकी की गई उसने कई सवाल खड़े कर दिए। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी बड़ी प्लानिंग के तहत ये सब किया गया है। ऐसे में पंजाब की भगवंत मान सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। बता दें, धरने को हटाने के साथ ही पुलिस ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर सहित करीब 200 किसानों को हिरासत में लिया। इधर किसानों पर पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई की कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल के साथ ही भाजपा नेताओं ने भी आलोचना की है। इधर किसानों को हटाने और नेताओं को हिरासत में लेने से किसानों में आक्रोश भर गया है। धरना स्थल पर एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इस सब के बीच किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब सरकार पर केंद्र सरकार से मिलीभगत कर किसान आंदोलन को खत्म करने का आरोप लगाया। साथ ही किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से मोर्चों को हटाने और हजारों किसानों को गिरफ्तार करने के विरोध में देश भर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के कार्यालय पर धरना देने की ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण बनता दिखाई दे रहा है। पुलिस भी एहतियातन बड़ी संख्या में जुट गई है। किसानों को हटाए जाने के बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, भगवंत मान सरकार और मोदी सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब किसानों के ही वोट से आम आदमी पार्टी की सरकार गिरेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि किसानों के साथ की गई ज्यादती का आगे असर क्या कुछ देखने को मिलता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।